चलिए देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्राहम्स लॉ को खत्म कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम लोगों को पढ़ना है एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ गैसियस स्टेट खत्म होता है, आइडियल गैस इक्वेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज। अब गैसियस स्टेट का दूसरा पार्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो। शॉर्ट में इसको कहते हैं केटीजी। नीट के सिलेबस को अगर देखें तो केटीजी को हटा दिया गया है, लेकिन केटीजी के ऊपर एनसीईआरटी में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो एक कंपटीशन के छात्र को मालूम होनी चाहिए। मतलब अच्छी बातें हैं, उनको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको वो बातें पढ़ाऊंगा, वो अच्छी बातें हैं। और जैसा कि हम लोग को मालूम है कि अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है कि नीट में सिलेबस कम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग को पढ़ना चाहिए। अच्छी बातें भी हैं और अभी कंफर्म भी नहीं है ना। तो चलो हम लोग डील करते हैं। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा कोई हंसी मजाक नहीं चलेगी, ध्यान रखिए। आराम से लिखते रहिए, जब समझाने वाली चीज आएगी हम बता देंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसको अपन लोग शॉर्ट में केटीजी कह देते हैं। देखिए केटीजी जो है ये कुछ पोस्टुलेट, कुछ स्टेटमेंट पर आधारित है। जरा देखते हैं वो स्टेटमेंट क्या क्या है। जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लिखेंगे वॉल्यूम। ये सारे जो पोस्टुलेट हैं, पोस्टुलेट का मतलब स्टेटमेंट, ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। अंकित थोड़ी आवाज सही करो। ये सारे पोस्टुलेट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और इन पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये पोस्टुलेट आपको मालूम होनी चाहिए। थोड़ी बड़बड़ा रही है। ओके, तो फर्स्ट पोस्ट, हाँ अभी ठीक है, ये ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल in comparison is negligible in comparison to volume of container। जिस कंटेनर में गैस भरी है उस कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। कहने का मतलब क्या है, बनाइएगा मत, बस लिखने के लिए। ये मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें ये गैस भरी हुई है। अगर इन गैस के सारे मॉलिक्यूल को, इन सारे मॉलिक्यूल को हम एक जगह पर इकट्ठा कर दें तो इनके द्वारा घेरा गया ये जो वॉल्यूम है ये कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आइडियल गैसें जो होती हैं वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती ही नहीं है। मतलब इन गैसों को रैंडम मोशन करने के लिए कंटेनर का टोटल वॉल्यूम अवेलेबल होता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि इनके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम तो कुछ है ही नहीं। इनको रैंडम मोशन करने के लिए पूरा कंटेनर अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग गैसों के वॉल्यूम को कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर मानते हैं। एक बात, एक भ्रम जरा दूर कर लो। भ्रम क्या है, हम लोग बोलते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस का वॉल्यूम तो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। हम लोग जो ये बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गैस को घूमने के लिए, रैंडम मोशन करने के लिए जो वॉल्यूम प्राप्त होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। गैस का वॉल्यूम तो क्या होगा, जीरो। गैस का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल होता है, उनके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम तो जीरो होता है। क्लियर? तो इस भ्रम को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो हम लोग, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, हम लोग जो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि गैस का इटसेल्फ वॉल्यूम कितना होता है, जीरो। क्लियर? अच्छा, तो इसी चीज को हम लिखना चाहेंगे इम्प्लाइज। इम्प्लाइज बोले तो इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वॉल्यूम अवेलेबल फॉर random motion of gas, for random motion of gas is equal to volume of container। और इसी चीज को तुम लोग शॉर्ट में कैसे लिख देते हो? इसी चीज को तुम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, फिर से बोलेंगे, एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि गैस का वॉल्यूम तो इटसेल्फ क्या होता है, जीरो होता है। राइट। दूसरा, आप लोग जानते हैं आइडियल गैसेस जो होती हैं इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता। सेकंड पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, नो force of attraction between ideal gas molecule implies ideal gases never be liquefied, implies ideal gases never be liquefied। एक बात बताओ, इसी चैप्टर के शुरू में बताया था, पहली लाइन ही बताई थी मैंने, कि जो डिफरेंट स्टेट होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें किस चीज का डिफरेंस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसियस स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिनमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो। अब सोचो, अगर गैस के मॉलिक्यूल में लगने वाले फोर्स को हम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड स्टेट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, तुरंत ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी। तुम इस लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट के फोर्स के बराबर होगा, ये लिक्विड तुरंत सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो डिफरेंट स्टेटों में अंतर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब सोचो, किसी चीज को बढ़ाया या घटाया तब जा सकता है जब वो चीज एग्जिस्ट करता। अब केटीजी कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स लगता ही नहीं है। जब फोर्स लगता ही नहीं है तो उसको बढ़ाया या घटाया जा ही नहीं सकता।
इसीलिए आइडियल गैसेस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत पूछा जाता है आपके कंपटीशन में कि आइडियल गैसों को लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता। क्लियर बेटा? बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर से बताना बेटा, किसी चीज को बढ़ाया या घटाया कब जा सकता है? जब वो चीज एग्जिस्ट करती हो। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए आइडियल गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। बेटा घूम के आओ इधर, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, बड़े अच्छे पोस्टुलेट है बेटा ये सब पोस्टुलेट एक छात्र को मालूम होने चाहिए, ठीक है? तीसरा पोस्टुलेट लिखेंगे, देयर कॉलिजन मतलब टकराव। जब मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेंगे तो आपस में टकराएंगे। देयर कॉलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, hence no loss of energy. Hence no loss of energy. इधर आ जाओ, थर्ड रो में बैठना, बैग हटाओ, हेलमेट हटाओ। क्लियर? जानते हो इनके जो कॉलिजन होते हैं वो परफेक्टली कैसे होते हैं? इलास्टिक। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कॉलिजन दो प्रकार के, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और नॉन इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी का लॉस होगा। कहने का मतलब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो टकराने के पहले एनर्जी और टकराने के बाद एनर्जी क्या रहती है? सेम, बिकॉज देयर कॉलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। अंदर ही जाना पड़ेगा, वो क्यों अंदर खिसकेंगे, है ना? इधर से घूम के उधर जाइए, ठीक है? बात बेटा क्लियर हो गई? अच्छा, समझेंगे कि कॉलिजन इलास्टिक कैसे होगा, आओ समझते हैं, ताकि तुम्हें कुछ याद ना करना पड़े। देखो बेटा, आवाज नहीं है ना, सोचो जरा, मैं तुम्हें सिखाता हूं एक चीज, कहीं भूलोगे नहीं। एक ये जमीन है, ठीक है, अर्थ, फ्लोर, जमीन, आराम से जाओ। एक फुटबॉल ले लो, बड़ी सी फुटबॉल, और एक छोटी सी रबड़ की गेंद ले लो, दोनों को h हाइट से गिराओ। किस हाइट से? फील करो, घर पर जाकर प्रैक्टिकल कर सकते हो। जब h हाइट से गिराओगे ये फुटबॉल गिरेगी, थोड़ी सी फिर उछलेगी, फिर गिरेगी, थोड़ी सी फिर उछलेगी, और फिर जमीन पर ले डाउन हो जाएगी। ठीक, जरा एक छोटी सी गेंद को गिरा लो, गिरा, पक्की बात है गिरेगी, फिर उछलेगी, फिर गिरेगी, फिर और उछलेगी, फिर मतलब ये कई बार उछलेगी, कई बार गिरेगी, तब जाकर जमीन पर आएगी। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? गेंद का साइज जितना बड़ा, जब वो जमीन से टकराया तो सरफेस एरिया उतना ज्यादा, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा तो लॉस ऑफ एनर्जी भी उतना ज्यादा। गेंद जितनी छोटी करते जाओगे, सरफेस एरिया जितना छोटा होता जाएगा, एनर्जी का लॉस उतना कम होता जाएगा। सोचो ना, जब गेंद में तुम्हें इतना फर्क दिखाई पड़ गया, तो ये देखो एक एटम है, ये देखो दिखाई पड़ गया, ये भी एटम नहीं है, इसमें भी लाखों एटम आ गए। जो चीज दिखाई पड़ गई वो तो बहुत बड़ी हो गई, एटम तो साला दिखाई नहीं पड़ता। सोचो उसका साइज कितना छोटा है, सरफेस एरिया ऑलमोस्ट, इसीलिए लॉस ऑफ एनर्जी भी, इसीलिए इनका कॉलिजन होता है इलास्टिक। क्लियर? तो कोई आपसे पूछे कि इनके कॉलिजन इलास्टिक क्यों होते हैं, तो हम उसका आंसर देंगे बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो क्यों ना इस चीज को लिख लिया जाए ब्रैकेट में, देयर कॉलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक हैज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में, बिकॉज
they are very small। ओके बेटा, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, कितनी पोस्टुलेट हो गई, 3। आखिरी पोस्टुलेट देखेंगे, ये तुम्हें समझ में आया पॉइंट? सरफेस एरिया जितना कम, कांटेक्ट एरिया जितना कम, लॉस ऑफ एनर्जी उतना कम। तो मतलब नॉन इलास्टिक से धीरे धीरे कहां चले जाओगे, इलास्टिक में। ठीक है, चल हटा दे तीनों पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट देखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट देखेंगे, लिखिए लिखिए। ईच मॉलिक्यूल moves with different velocity। Each molecule moves with different velocity, ब्रैकेट में लिखिए, in straight line। ब्रैकेट क्लोज। hence with different kinetic energy। दो बातें मैंने आपको इसमें बताई कि कंटेनर में जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, ऑलमोस्ट सभी की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग। जब सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। दूसरा पॉइंट, मान लो कभी तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ जाए कि गैस के पार्टिकल जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, इनका मोशन कैसा है। ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी हाइपरबोला, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन डी कुछ और लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन डी स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, इनका जो मोशन होता है वो जिगजग जरूर होता है लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। ओके, तो प्रत्येक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग होता है, इसलिए उनका काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होता है। ये कैसा मोशन करते हैं, सर्कुलर या स्ट्रेट लाइन? ठीक है, तो क्या चारों पोस्टुलेट क्लियर हो गई? बोल दो, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 0। तो रैंडम मोशन करने के लिए कंटेनर का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल होगा, इसीलिए हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस का मतलब होता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बिकॉज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज 0। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इनको लिक्विफाई, कॉलिजन इलास्टिक या नॉन इलास्टिक, इसलिए एनर्जी का लॉस। इलास्टिक कॉलिजन क्यों होते हैं, साइज बहुत ही छोटा, हर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर। अपने इन पोस्टुलेट के आधार पर काइनेटिक गैस की एक इक्वेशन होती है जिसे हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं, PV इक्वल टू 1/3m VRMS स्क्वायर। काइनेटिक गैस, इसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। फिजिक्स में हो सकता है आप इसका डेरिवेशन भी पढ़ें। क्या पढ़ाया जाता है? क्या फिजिक्स वाले टीचर इसका डेरिवेशन पढ़ाते हैं? तो क्यूब बनाकर सिखाते हो। तो PV इक्वल टू 1/3m VRMS स्क्वायर। यहां पर m का मतलब होता है मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। यहां पर m का मतलब होता है मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। जैसे
मान लो 1 मोल गैस बर्तन में उपस्थित है, तो तुमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो m बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मान लो कंटेनर में 2 मोल गैस उपस्थित है, तो 2 मोल का मास 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो यहां पर m का मतलब होता है मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। फिजिक्स में तुम लोग जब पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स वाले अध्यापक ऐसे नहीं लिखवाते, वो ऐसे लिखवाते हैं, वो ऐसे लिखवाएंगे फिजिक्स में। और फिजिक्स में वो लोग क्या बताएंगे, m का मतलब है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल और n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घुमाकर यही तो हुआ कि मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। बोला, अब मान लो 1 मोल गैस है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर में एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। क्लियर? ये आप लोगों ने पढ़ा था मोल कंसेप्ट में। तो फिजिक्स वाले ऐसे लिखवा देते हैं, हमने इसको और सरल कर दिया और एक सिंगल वर्ड में लिखवा दिया m, मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। ठीक, बताइए जरा, बर्तन में 3 मोल गैस थी, हमें तो m चाहिए, अगर हम इसमें मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ गैस आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू m। क्लियर हो गई बात? तो m का मतलब है मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। ओके, इसी को कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो अपने छात्रों से कहते हैं कि ये याद होनी चाहिए। ओके, चलिए, जब मैं ये चारों पोस्टुलेट पढ़ा देता हूं तो मैं यहां पर एक पॉइंट और पढ़ाना चाहूंगा, मीन फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट करते हैं। मीन फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होता है तो सुन लो बेटा, लिखेंगे डिस्टेंस traveled by a molecule between 2 consecutive collision। 2 लगातार कॉलिजन के दौरान एक मॉलिक्यूल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है हम उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। बहुत ही आसान है समझना। इधर देखिए, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ऐसे करके ढेर सारे मॉलिक्यूल रखे हुए। इसमें बड़ी दिक्कत होती है, बार बार निकल जाता है ये। सोच रहे बेटा, अब क्या हुआ, ये आपस में रैंडम मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। समझना, इसने क्या किया, इसको टक्कर मारी, ये वाला कहीं और चला गया, ये वाला इधर आ गया, इसने दूरी तय करी इतनी। जब ये वाला इधर आ गया तो इसने इसको टक्कर मारी, तो ये वाला पहले इधर आया फिर इधर आया, तो 2 कॉलिजन के दौरान इसने कितनी दूरी तय करी, x प्लस वाई। बोले तो x प्लस वाई, इसी को हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। 2 कॉलिजन के दौरान कोई मॉलिक्यूल जितनी दूरी तय करता है हम उसी को उसका मीन फ्री पाथ कहते हैं। जैसे अगर मैं इसको समझाना चाहूं, ऐसे लिखवाना चाहूं, तो पहली टक्कर में दूरी तय करी मान लो x, दूसरी टक्कर में दूरी तय करी मान लो y, तो लैम्डा बराबर x प्लस। आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो दो टक्करों के दौरान चली गई दूरी को हम उसका मीन फ्री पाथ कहते हैं। ओके, चले। लैम्डा का अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हो तो ये बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला होता है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इतना ही बहुत है कि व्हाट इज मीन फ्री पाथ। फिर भी अगर मैं तुमसे कहूं कि मीन फ्री पाथ की डिपेंडेंसी बताओ टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? खुद सोचो, खुद सोचो। टेम्परेचर बढ़ाने पर लैम्डा बढ़ेगा, सोचो हाँ या ना? क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो बीच की दूरी, दूरी बढ़ेगी तो लैम्डा भी। अच्छा, अब बताना प्रेशर इन्वर्सली, खुद सोचो। प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। बिल्कुल सही लिखा है ना? ठीक है, चल हटा दें इसको। अच्छा चल, अब हम लोग मीन फ्री पाथ के आगे बढ़ेंगे। हंसी मजाक केटीजी खत्म करने के बाद होगा, अंदर की जो भी हम बातें करते हैं, अंदरूनी बातें, ये सब करने के बाद। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़िए, इसको खत्म करते हैं। ओके, हटा दो उसको, हटा दो बेटा। वो चार जो पोस्टुलेट बताई हैं वो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में वो चार बातें लिखी हुई हैं, पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम छोड़ नहीं सकते थे उन बातों को। ठीक है, हटाते हैं। अच्छा सुन बेटा, यूजिंग, आवाज नहीं देखी बेटा, यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mVRMS स्क्वायर। किसी को दिक्कत तो नहीं? अच्छा, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तुम लोग एक बात जानते हो कि हाफ mv स्क्वायर बोले तो काइनेटिक एनर्जी, तो PV इज इक्वल टू आ गया 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया 3/2 PV। अब तो मान लो मेरी बात कि P इंटू V का यूनिट वही होता है जो एनर्जी का यूनिट होता है। अब तो मान लो, तो चाहे बोलो जूल, चाहे बोलो कैलोरी, और चाहे बोलो एटमॉस्फेयर लीटर, दे ऑल आर द यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना? अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 PV। अब एक बात बताओ, देखना मेरी बात समझना जरा। अगर मैं इस इक्वेशन को टेम्परेचर के टर्म्स में लिखूं तो PV बराबर nRT होता है। अगर 1 मोल के लिए लिखे तो PV बराबर RT, तो 1 मोल की आ जाएगी 3/2 RT। और अगर n मोल के लिए लिखे तो PV इक्वल टू nRT, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 nRT। अरे है तो एक ही चीज। अरे बेटा ये 2 फार्मूले नहीं है, एक ही फार्मूले हैं। आप अगर n की जगह 1 रख दोगे तो यही फार्मूला तो बन जाएगा। तो एक ही चीज है, ये है फॉर 1 मोल और ये है फॉर n मोल। ठीक है, ओके। अब तो बोल दो P इंटू V का यूनिट एनर्जी का यूनिट होता है, तो 3/2 PV लिखो या 3/2 nRT लिखो, एक ही बात। ठीक है, चलिए अब हम आपको यहां पर एक नई चीज बताने जा रहे हैं। ये 2 फार्मूले क्लियर हो गए। काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 PV और काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 nRT। n क्या है? मोल्स। 1 मोल के लिए निकालोगे n की जगह पर 1 रख दोगे, ये आ जाएगा। ठीक है,
चल, तो अभी आपने इक्वेशन के नाम पर काइनेटिक गैस इक्वेशन याद करी, PV इक्वल टू 1/3 mVRMS स्क्वायर। जहां पर m का मतलब क्या है, मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। अगर 1 मोल की बात चलेगी तो m को मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो। हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बोले तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 PV या 3/2 nRT। अच्छा, तुम लोगों ने अभी अभी 10 मिनट पहले हमसे पढ़ा कि हर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिफरेंट होता है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, डिफरेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनना, अब एक नया शब्द है, एक नया शब्द है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एक नया शब्द है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक लकीर खींच देते हैं। केमिस्ट्री में जब किसी के ऊपर लकीर खींच दी जाती है तो उसे बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बार, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। चलो पहले मैं तुम्हें एवरेज का मतलब बताता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। सुनना, एक घर है जिसमें 3 बच्चे रहते हैं। माता पिता को मारो गोली, 3 बच्चे रहते हैं। एक छोटा बच्चा है 30 किलोग्राम का, एक थोड़ा बड़ा बच्चा है 50 किलोग्राम का, एक पूरा वयस्क है 70 किलोग्राम का। अभी बच्चा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा हो गया, माता पिता के सामने तो बच्चे ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, इसको हम अगर 60 कर दें ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। इतने में आसानी, 8 और 7 कितना होता है, 15 है। अच्छा तो ठीक है। अब सुनना, तीनों बच्चों का वजन अलग अलग है, एक 30 का है, एक 50 का है, एक 70 का है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि उस घर में जो 3 बच्चे रहते हैं इनका ऑन एवरेज कितना वेट है, तो अगर ऑन एवरेज देखें तो हम क्या करेंगे, 30 + 50 + 70/3 बोले तो 50 किलो। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी 50 किलोग्राम, ये भी 50 किलोग्राम, ये भी 50 किलोग्राम। कहने का मतलब इंडिविजुअल वेट जो है वो तो अलग अलग है, लेकिन अगर एवरेज वेट की बात करें तो तीनों का तुमने एवरेज वेट क्या बता दिया, 50। तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों का लगभग वजन कितना है, 50 किलोग्राम। हम कहना ये चाहते हैं जब एग्जैक्ट वेट की बात करी, जब इंडिविजुअल वेट की बात करी तो सबके वेट अलग अलग थे, लेकिन जब एवरेज निकाला, जब एवरेज वेट की बात करी तो तीनों का एवरेज वेट क्या आया, ये भी 50 किलोग्राम, ये भी 50 किलोग्राम, ये भी 50 किलोग्राम। हाँ, हम कहना ये चाहते हैं कि जहां प्रत्येक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होता है, अगर हम बात करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी की तो प्रत्येक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। क्या होता है, सेम। और यहां पर एवरेज का मतलब है कि तीनों का एवरेज निकाला, फिर एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, सेम। बेटा अंकित बंद कर दी क्या ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। सुनना जरा, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑन एवरेज, ऑन एवरेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑन एवरेज। और जल्दी से बताओ एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम। ठीक है, समझना जरा मेरी बात। जैसे 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 RT।
होती। एक मोल में कितने पार्टिकल? Na, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। सुनना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का एनर्जी है 3/2 RT। एवरेज का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का एनर्जी। तो अगर हम इसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये जो वैल्यू आएगी ये एक मॉलिक्यूल का एनर्जी होगी, जिसे हम कहेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू आ गई 3/2। दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, एक नया कांस्टेंट आता है, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोलो क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बोलो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। बेटा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि K का वैल्यू बराबर R/Na। R की वैल्यू SI में बोलो 8.314, जूल में बोलो कितनी? 8.314, और एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू ऊपर जाएगी, -23 हो गया, और इसको जब इसमें काटोगे तो 1.38 आएगा। ओके, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। T नीचे आ जाएगा तो यूनिट क्या बनेगी? जूल पर केल्विन। ओके बेटा, जरा इसको पकड़ना, राइट। तो पहले एक बात बताओ सब लोग, एक बात बताओ, राइट। जहां काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल की अलग अलग है, वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या मानोगे? सेम। एग्जांपल समझ में आया था? एक घर में 3 बच्चे, 30 किलो, 50 किलो, 70 किलो, सबका वेट क्या है? अलग अलग। लेकिन अगर मैं कहूं बताओ उस घर में जो 3 बच्चे रहते हैं, ऑन एवरेज एक बच्चे का वजन कितना है? तो 50 किलोग्राम। इसका भी 50, इसका भी 50 और उसका भी 50। तो एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम। सुनो तो और मजा आने वाला है। सुनना, अभी तो मैंने बोला एक कंटेनर है, उसमें 1 मोल CO2 गैस भरी है, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na के बराबर 6 इंटू 10⁻23। हर मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। अब ये पढ़ाया, अब सुनना जरा और मजा आएगा। एक कंटेनर है, इसमें CO2 भरी है, दूसरा कंटेनर है, उसमें नाइट्रोजन भरी है। अब सोचना, अगर दोनों कंटेनर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो दोनों कंटेनर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। मतलब इस कंटेनर में CO2 का जो एवरेज एनर्जी होगा और इस कंटेनर में नाइट्रोजन का जो एवरेज एनर्जी होगा, उनकी वैल्यू भी क्या होगी? हाँ, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक ही गैस की नहीं, डिफरेंट गैसों की भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर we can write kinetic energy of gas 1 is equal to average kinetic energy of gas 2। तो ध्यान रखिएगा बेटा, बड़ी अच्छी सी बात है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक गैस के सभी मॉलिक्यूल की सेम होती है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो डिफरेंट गैस की भी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है खूब, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। सब लोग पहले ये बताओ, कोई कंफ्यूजन तो मन में पैदा नहीं हो रहा है? बताओ, एक डब्बे में कोई गैस एवरेज सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इससे? उसमें कोई संदेह नहीं। इवन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो डिफरेंट गैसों की भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए क्यों ना हम लोग इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, अच्छा लगता है सवाल ये वाला, लेकिन इसको हटा दे बेटा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, मैं करूंगा, आप बस लिखिए। हाँ लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ 1 mole gas is increased by 50 Kelvin, then calculate change in kinetic energy in calorie। मैं करूंगा बेटा, आप सिर्फ देखेंगे। देखिए एक बर्तन है जिसमें कोई 1 मोल गैस भरी हुई है, तो जल्दी से बता दो काइनेटिक एनर्जी 1 मोल गैस की क्या होगी? 3/2 RT। फिर से बोला करो, जोर से बोलो। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला? हमने टेम्परेचर को 50 केल्विन बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या जानते हो? इसका मतलब ये है कि पहले टेम्परेचर अगर T होगा तो बाद में कितना होगा? T + 50। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 3/2 RT और बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 RT + 50। मेरे बच्चे देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। एक गारंटी है कि Ke2 की वैल्यू Ke1 से ज्यादा होगी। आपसे पूछा है चेंज, हम लोग जानते हैं चेंज हमेशा निकाला जाता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू से। क्या आप नहीं बता पाओगे? 3/2 RT + 3/2 R50 लिख सकते हैं खोलकर। इसको खोल के ऐसे लिख दिए 3/2 RT + 3/2 R × 50 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 बोलो 3/2 RT। जल्दी से बताओ क्या कैंसिल हो गया? इससे ये वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया 3/2 R × 50। अब तुम लोग बताओ तुम्हें ये चेंज किस में निकालना है? कैलोरी। एक आवाज में R की वैल्यू अगर जूल में निकालते 8.314, अगर एटमॉस्फेयर लीटर में निकालते 0.082। अब इतने बार बुलवा देते हैं कि चीजें फिर क्लियर पक्का हो रही होंगी, ठीक है। तो R की वैल्यू जब 2 रखोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया 150 बोलो कैलोरी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया 150 कैलोरी। अच्छा सवाल था, ओके।
ठीक, समय लिख लिया। एक छोटा सा डिस्कशन खत्म होता है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, केटीजी के पोस्टुलेट क्या होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एक छोटा सा डिस्कशन खत्म हुआ। अब इसी डिस्कशन में हम दूसरी बात पढ़ना चाहते हैं। हेडिंग पड़ेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? हटाए इसको, सब लोग बोलो हटा दे। ठीक है, हटा दे बेटा। अच्छा, अब हेडिंग पड़ेगी कॉपी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ये फिजिक्स नहीं है कि वेक्टर और स्केलर की बात करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। फिजिक्स में वेलोसिटी इज ए वेक्टर, स्पीड इज ए स्केलर, अपन को उससे मतलब नहीं। ठीक है, देखिए एक कंटेनर है जिसमें मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। यूजली इन मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बोलिए जरा, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल। इन वेलोसिटी का आपस में बड़ा कौन छोटा कौन, इन वेलोसिटी का टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी क्या है, यही बताने जा रहे हैं। सुनिए, लर्निंग ट्रिक है, सब लोग जानते होंगे। राम भगवान जो महाभारत में थे, रामायण में थे, हम चेक करना चाह रहे थे वो जानते भी हो कि नहीं। राम, आर का मतलब है आरएमएस वेलोसिटी, ए का मतलब है एवरेज वेलोसिटी और एम का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इतना याद हो गया? अब सुनना, राम भगवान थे तो राम से बड़ा कोई नहीं, तो आरएमएस वेलोसिटी सबसे बड़ा, एवरेज उससे छोटा, मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा। ये याद हो गया, जीवन पर्यंत भूलोगे नहीं। राम भगवान थे, भगवान से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है, तो आरएमएस सबसे बड़ा, एवरेज उससे छोटा, मोस्ट प्रोबेबल उससे छोटा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इनके फार्मूले की, इनकी डिपेंडेंसी की। देखिए देखिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 VRMS²। बोलो हाँ या ना। तो यहां से VRMS की अगर वैल्यू निकालें तो इट इज 3PV/m। कोई प्रॉब्लम? 3PV/m। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी होती हैं, इनमें 0.5 का डिफरेंस होता है। याद करने का तरीका कितने का? अगर VRMS में √3 आया तो V एवरेज में √2.5 आएगा और V मोस्ट प्रोबेबल में √2 आएगा। याद करने का ये तरीका मैंने बताया। इनके फार्मूले में कितने का डिफरेंस है? 0.5। यहां पर 3, यहां पर 2.5, वहां पर 2। जब तुम लोग किताब खोलकर देखोगे तो किताबों में 2.5 की जगह पर लिखा होता है 8/π। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 8 में पाई से लगभग 2.5 ही आएगा। ये याद करने का भी तरीका है और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का भी तरीका है। ठीक है, तो बोलो फार्मूला क्या बन गया? √3PV/m, √2.5 PV/m, √2 याद हो गया? अब सुनना, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल PV इक्वल टू RT। तो अपन PV की जगह क्या लिख सकते हैं? RT। तो ये फार्मूला एक इसका बन गया, ये फार्मूला
इसका बन गया और ये फार्मूला इसका बन गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट? नेक्स्ट हम लोग ये भी पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PM इज इक्वल टू DR। जल्दी से देखकर बताइए RT अपॉन M को हम P अपॉन D लिख सकते हैं? RT अपॉन M को हम P अपॉन D लिख सकते हैं? तो RT अपॉन M हो जाएगा P अपॉन D। P अपॉन D, P अपॉन D। ये तीन फार्मूले आपके बनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में। कैसी डिपेंडेंसी है? टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, मॉलिक्यूलर वेट पर। ये आपके तीन फार्मूले हैं। ओके, बिल्कुल आराम से, एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सब मैंने बता दिया। अगर एक छात्र काइनेटिक गैस इक्वेशन को याद कर लेता है तो एग्जाम में उसे कुछ भी याद रहे चाहे ना रहे, घड़ी से 5 सेकंड लगेंगे, तुम किसी भी फार्मूले को डिराइव कर लोगे, सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। अगर तुम्हें कौन सी इक्वेशन याद है? काइनेटिक गैस इक्वेशन। कुछ भी डिराइव कर सकते हो तुम KTG में। ठीक है, चलिए अब सुनो मेरी बात, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास जगह नहीं है, आप इसके नीचे एक डब्बा बनाइएगा, ठीक? पहले सुन लीजिए, सुनना। तुम्हारी नीट का क्वेश्चन नंबर 1, अब पता नहीं सालों ने कैसे हटा दिया KTG, कह रहे KTG नहीं है, और नीट में कितने क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा चुके हैं, NCERT में दिया गया, मैं तो पढ़ा रहा हूं। देखिए इसी मोबाइल बज रहा है, मेरे ही बज रहा है, तो ये लगा हुआ, इसको हटाओ पहले। दीदी यार पकड़ लेता है। अरे इन लोगों को यही टाइम मिलता कॉल करने का। हेलो, क्या बड़ा क्लास में मुझे एक पहली बार ऐसा है कि साइलेंस ही हट गया। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन देख रहे बेटा, आपके एग्जाम में सवाल आता है तीनों वेलोसिटी का रेशियो बताइए क्या होगा। पहला आंसर, अगर इन तीनों का रेशियो निकालें तो √3s2 √2.5, जिसकी जगह पे लिख सकते हो 8/5 s2 √2। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरे पास जगह नहीं है, मैं तीसरा वाला फार्मूला रब कर दे रहा हूं। तो हम लोग इसके नीचे इस प्रकार से एक छोटा सा डब्बा बनाएंगे और उस डब्बे में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगर तीनों का रेशियो पूछा जाए तो रेशियो आएगा √3s2 √8/π s2 √2। आया कि नहीं आया? अरे भाई PV/M 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 क्या हो जाएंगे? कैंसर। √3s2 √8/π s2 √2। एक तो ये हो गया। और सुनो, अब पोरवाल ट्रिक सुनना। मैं आपसे कहूं 5/2 जो रेशियो है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2.5s2 1 लिख सकते हैं। या मैं आपसे कहूं 6/3 की वैल्यू क्या हो गई, तो 2s2 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब जिसकी वैल्यू छोटी है उसका रेशियो तो हमेशा 1 आएगा। अब सुनना, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? √2, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको 1 लिख दूं? अब देखना यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। पोरवाल ट्रिक, फार्मूले में डिफरेंस कितने का? 0.5। जीवन भर के लिए फार्मूले याद हो गए। रेशियो में डिफरेंस है 0.12 का। बोलो कितने का? बोलो कितने का? अगर तुमने सबसे छोटे वाले को 1 माना तो
उससे बड़े वाले को मान लेना 1.12 और उससे बड़े वाले को मान लेना 1.24। एम आई राइट? किताबों में कैसे लिखा मिलेगा? ऐसे 1.1118, 1.2252। ओ माय गॉड, इतना लंबा कौन याद कर पाता है? शॉर्ट में याद करवाया। रेशियो में कितने का डिफरेंस? 0.12, दैट्स इट। 1:2, 1.12:2, 1.24। तुम्हें इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। सीधे आंसर मारिए 1:2, 1.12:2, 1.24। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा, अगला पॉइंट सुनना। देखिए ना, हम लोग जब इन वेलोसिटी के 3 फार्मूले पढ़ते हैं बेटा, तो अक्सर बच्चों को ये फीलिंग आती है कि ये वेलोसिटी प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है। नहीं। अगर कोई आपसे कहे हमने गैस के प्रेशर को 4 गुना बढ़ा दिया, बताइए आरएमएस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यूजुअली बच्चे सोचते हैं प्रेशर करोगे 4 गुना तो अंडर रूट के बाहर आएगा 2, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 गुना। गलत। अबे प्रेशर को 4 गुना बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 4 गुना कम भी तो हो जाएगा। तो यहां पर आएगा मल्टीप्लाई में 4, यहां पर आएगा डिवाइड में 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने पर इन वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेलोसिटी जो है ये सिर्फ डिपेंड करती है, ध्यान रखिए, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पर। बेटा बोलो किस पर? टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पर। अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो भी ये वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, और अगर किसी गैस को चेंज करोगे तो भी ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ओके? प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करने पर इन वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिपेंड करेंगी सिर्फ टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पर। टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पर। टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पर। क्लियर? ऐसे बनाइएगा कि मेन चीज इनकी टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम नहीं होते। ठीक है? चलिए आइए इसके ऊपर एक एम्स का क्वेश्चन कराते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है। प्रेशर बदलोगे वेलोसिटी पर कोई फर्क, वॉल्यूम बदलोगे वेलोसिटी पे कोई फर्क, लेकिन टेम्परेचर बदलोगे तो फर्क पड़ेगा। गैस बदल दोगे तो भी फर्क, क्योंकि गैस बदलोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी बदलेगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी बदलेगी। ओके? आइए इसको हटा दें, हटा दें। 10 हम लिख सकते हैं 10 all velocity depends on, आवाज नहीं, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर वेट। और कैसे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के डायरेक्टली और मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली। ओके? कोई भी वेलोसिटी ले लो, इसीलिए मैंने यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया। कोई भी वेलोसिटी ले लो, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली है और अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली है। ओके? अच्छा सोचो बेटा, अगर मैं 2 अलग अलग गैसों की बात करूं जो अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, तो मेरे छात्र बोले अगर मैं उनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालूं तो ये वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा? T1 बाई बोलो M1 और M2 बाई बोलो
T2। सहमत हो कि नहीं? नहीं सहमत तो घर पे बैठो, कल फार्मूले बनाना सिखाए थे, ग्राम्स लॉ में सारे फार्मूले बनाना सिखाए थे, तो वैसे तो ये बनेगा। देखो 1 की वेलोसिटी 1 के टेम्परेचर के डायरेक्टली और 1 के मास के इनवर्सली, 2 की वेलोसिटी 2 के टेम्परेचर के डायरेक्टली और 2 के मास के। देखो सही तो बनाया। तो V1/V2 बराबर ये बन गया। मैं अपने छात्रों को इसको याद करवा देता हूं। कौन सा रूल? टॉम रूल। टॉम रूल 12/21 खत्म। सीधे याद ही करवा देता हूं मैं। कभी भी दो लोगों की वेलोसिटी को लेके फार्मूला बनाना हो, अंडर रूट लिखना टॉम, TM 12/21 तुरंत, कुछ सोचना ही नहीं। फिर देखो V1/V2 बराबर अंडर रूट टॉम 12/21। सीधे याद ही करवा देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कुछ मत सोचिए, सीधे लिख दिया करो। मैंने कोई बहुत बड़ी चीज याद नहीं करवाई है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि इससे तुम्हारे 10 सेकंड पक्का बचेंगे एग्जाम में। ठीक है ना? तुम्हें कोई फार्मूला याद करने की जरूरत, ना तुम्हें फार्मूला डिराइव करने की जरूरत, सीधे लिखोगे V1/V2 बराबर अंडर रूट टॉम 12/21, सीधे लिख देना। क्लियर? टॉम एंड जेरी का नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क आता था, तो वहीं से है। नाम क्या दे दिया हमने इसको? टॉम रूल। हमारा एक रूल है CN रूल, जो हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं और स्टाइकियोमेट्री के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो CN रूल मोल कॉन्सेप्ट में है, टॉम रूल गैसियस स्टेट में है, RCN रूल केमिकल काइनेटिक्स में है कि नहीं है? चलो अच्छा भाई, तो सारी वेलोसिटी सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास। अगर दो अलग अलग गैसें अलग अलग टेम्परेचर पर है तो उनकी वेलोसिटी का रेशियो कैसे निकालोगे? V1/V2 इक्वल टू अंडर रूट टॉम 12/21। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है? अच्छा एक बात बताना, अगला सवाल तुम ही लोग करना, मैं हिंट दे रहा हूं बस। सोचो मेरे पास कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, मान ले मेरे भाई ओजोन, मान लिया कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, मान लिया मेरे भाई ओजोन। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट बताऊं तो 16 तिहाई, यही तो बताऊंगा। मैंने कहा, प्लीज सुनिएगा, ये किसी टेम्परेचर T पर है। किस पर है? T पर। एम्स का सवाल, हिंट दे रहे, सवाल बोलेंगे आप करिएगा। हमने बोला, हमने जब इसका टेम्परेचर T से T डैश कर दिया तो ये ट्राई एटॉमिक गैस अपने एटम्स में टूट गई। एटम्स का मतलब अब जरा बताना, जब ये अपने एटम्स में टूट गई तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रखोगे? हाय या ना? हाय या ना? तो एक बात बताओ, हमने ओजोन का एग्जांपल लिया। अब अगर ओजोन के जगह पर समझाने के लिए लिया, मैं कोई अननोन गैस बोलता, क्या बोलता? अननोन, कि मेरे पास एक अननोन ट्राई एटॉमिक गैस है टेम्परेचर T पर, मैं इसको T डैश पर ले गया तो ये अपने एटम्स में टूट गई। तो मेरे बच्चे बताएं, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास तुम m रखोगे तो इसके m की जगह पर क्या रखोगे? m/3। बोलो हाँ या ना? बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो एम्स का सवाल करोगी? तुम करोगी? नहीं करेंगे, चलो विश्वास है उसे अपने ऊपर। ठीक है, तो एक सवाल दे दिया जाए, ये पॉइंट समझ में? अच्छा बताना, मेरे पास एक डाई एटॉमिक गैस है किसी टेम्परेचर T पर, मैं इसको T डैश पर ले गया तो ये अपने एटम्स में टूट गया। तुम बताना, अगर इसका m की जगह पर m रखा तो इसके m की जगह पर m/2।
जस्ट आधा हो जाए। बोलो हाँ या ना। तो एक एम्स का सवाल दे दें, इसको हटा दे रहे हैं, इसी में एक एम्स का क्वेश्चन लिख लीजिए। बेटा एक सवाल लिखो जरा। हाँ सवाल मिल चुका है, लिखिए। आरएमएस वेलोसिटी of a diatomic molecule is mu centimeter per second at given temperature. If temperature is double, then it will dissociate into its atoms. So calculate RMS velocity of each atom. ये क्वेश्चन करिए करिए करिए, सबको करने दो। दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन होगी जिसमें वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, और दूसरी कंडीशन होगी जिसमें वो एटम के फॉर्म में। और दो कंडीशनों पे लगा दीजिए टॉम रूल। V1/V2 इक्वल टू अंडर रूट टॉम 12/21। ठीक है, सब लोग कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, आ ही जाएगा आंसर। हाँ भाई गुप्ता जी कुछ आया? अरे यार दो कंडीशन बनाओ यार। पहली कंडीशन बनाओ मॉलिक्यूल वाली, दूसरी कंडीशन बनाओ एटम वाली, और दोनों पे लगा दो टॉम रूल। संडे की तैयारी चल रही है। हम शायद इस बैच में हमने बोला नहीं, R2 बैच में बोला 180 में 180 नंबर लाइए केमिस्ट्री में, 500 रुपए ले जाइए। क्या झूठ बोला? बोल चुके हैं? अच्छा, हम लगा R2 बैच में बोला, इसमें नहीं बोला। केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल नॉर्मल पेपर होगा जैसा नीट में आया है। थोड़ा सा कठिन बनाएंगे, जैसा अगले साल एग्जैक्ट 2020 वाला पेपर तो नहीं आएगा, थोड़ा कठिन आएगा। ठीक है, तो बढ़िया तैयारी करिए, 180 में 180 नंबर लाइए। आंसर बताओ यार। है 2 म्यू, माइक्रोन नहीं है चाची, ये म्यू है, माइक्रोन। ओके बताऊं मैं? चल भाई देख, चलो सामने देखो। देखो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी दी गई है म्यू एट ए गिवन टेम्परेचर, मान लिया T। सवाल को जो बच्चा सिंबलाइज कर लेता है, विश्वास मानिए 50% क्वेश्चन तो सिंबलाइज करते करते सॉल्व हो जाता है। ठीक, अच्छा सुनना, इन्होंने बोला मैंने टेम्परेचर कर दिया डबल, तो डबल करने से क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल अपने एटम्स में टूट गया। बताइए इस एटम की आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी? अरे मेरे भाई, तो इसे मान लो कंडीशन 1 और इसे मान लो कंडीशन 2। ऐसे तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ग्रेहम्स लॉ कल। लगा दो ट्रिक, V1 जो कि म्यू है
V1 कितना है अपॉन V2 तुम्हें निकालना है। देखना अंडर रूट टॉम 12/21 T1 T M2। अब अगर इसका M मानते हो M तो इसका M क्या मानोगे M/2। बोलो हाँ या ना। तो M2 की वैल्यू M/2 12/21 T2 2T M1। ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ता यार। टॉम लिखो 12/21 कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा इसको। T से T कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, 1/4 का अंडर रूट 1/2, तो V2 की वैल्यू आ गई 2। मेरे बच्चे बोलेंगे यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर पर। जब भी हम लोग 1 और 2 करके फार्मूला बनाते हैं तो यूनिट क्या होती है सेम, तो इसकी भी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आंसर आ गया बेटा, क्या बताएं इसमें। ठीक, आने जा रहा हूं इन वेलोसिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। सुनिए, आवाज ना करो। मान लो एक कंटेनर है, समझ सब लोग, अरे मान लो एक कंटेनर है जिसमें N1 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी है C1 और N2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी है C2 और N3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी है C3। सब लोग ध्यान से देखिए, तुम्हारे मेडिकल में ऐसे सवाल आएगा। एक बर्तन है जिसमें 1000 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी फलाना है, 50,000 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ढिमाका है और 1,00,000 मॉलिक्यूल की पटाखा है। अब बताइए जरा इसकी आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी। सब लोग सामने देखिए, देखो आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो जस्ट उल्टा करते हैं, पहले स्क्वायर फिर मीन, मीन का मतलब एवरेज, और फिर करते हैं रूट अंडर रूट। प्लीज सामने देखिए, सबसे पहले स्क्वायर, सारी वेलोसिटी का स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर। स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे मीन, मीन का मतलब एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, सारी वेलोसिटी में उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारी वेलोसिटी में उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको जोड़कर टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये तुमने क्या निकाल लिया बोलोगे, एवरेज या मीन। अब क्या करना है, रूट। दिस इज कॉल्ड VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, रूट की जगह पर हम उसकी पावर 1/2 कर सकते हैं, रूट की जगह पे पावर 1/2 कर सकते हैं। तो आप चाहो तो रूट बना दो, या आप चाहो तो इसकी जगह पर क्या कर सकते हो, इसकी पावर चढ़ा सकते हो 1/2। ओके, दिस इज अबाउट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा सुनते रहिएगा सब। अब हमने तुम्हें 3 वेलोसिटी दी, हो सकता है एग्जामिनर क्या दे, N4 मॉलिक्यूल की C4, N5 मॉलिक्यूल की C5 है। तो क्या मैं इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे नहीं लिख सकता हूं, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा। समेशन ऑफ
NiCi² अपॉन समेशन ऑफ Ni। क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं? I का मतलब इनफाइनाइट भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दिया जा सकता है आपको। अब देखना बेटा, तो क्या मेरे बच्चे इस शॉर्टकट फार्मूले को इससे रिलेट कर पा रहे हैं? उसको बिना देखे इसको खोलो, N1C1² प्लस N2C2² प्लस N3C3² एंड सो अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो। इसका मतलब होता है समेशन। ये वैल्यू लिखते जाओ और सबको आपस में जोड़ते जाओ। क्लियर? तो VRMS को आप ऐसे खोल कर लिख सकते हो और ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। वो ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या बेटा? हाँ, ओके ओके ओके, रूट लगा लो बेटा, वो तो बहुत जरूरी है। रूट लगा लीजिएगा। ओके, चलो अब दूसरा वाला तुम लोग करके बताना, एवरेज वेलोसिटी। प्लीज देखिएगा सब लोग, आरएमएस में तुम्हें 2 काम एक्स्ट्रा करने पड़े, पहले स्क्वायर और लास्ट में रूट। इसमें ना स्क्वायर ना रूट, सीधे सेकंड वाला काम करना है, मीन निकालना है, मतलब एवरेज निकालना। और एवरेज कैसे निकालना था तुमने? वेलोसिटी में नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर से डिवाइड किया। चलो करो, तो N1C1 प्लस N2C2 प्लस N3C3 अपॉन बोलो N1 प्लस N2 प्लस N3। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अगर समझ में आया है तो इस प्रकार से इसका फार्मूला बताइए। V एवरेज बराबर बोलो समेशन ऑफ NiCi अपॉन समेशन ऑफ Ni। उसी के नीचे लिखिएगा इसको, जगह नहीं है तो मैंने किनारे लिख दिया। ना स्क्वायर करते हैं और ना बाद में अंडर रूट करते हैं, सिर्फ क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। इस ओपन फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, चलो आरएमएस समझा दिया, एवरेज समझा दिया, लास्ट क्या बचा? मोस्ट प्रोबेबल। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बताओ, ठीक है? देखिए बेटा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का इस प्रकार से डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है भी तो वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर है, एमएससी लेवल पर है, हम लोगों के लिए नहीं। हम लोग बस मोस्ट प्रोबेबल के बारे में एक सेंटेंस समझेंगे बस। क्या आपने ये लिख लिया? आरएमएस को इस प्रकार से निकालना सीखे, एवरेज को इस प्रकार से निकालना सीखे। अच्छा, और थोड़ी देर पहले ये वेलोसिटी टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट पर कैसे डिपेंड कर रही थी वो तुमने फार्मूले सीखे थे। √3 RT/m, √2.5 RT/m, √2 RT/m। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब लास्ट बात बची है मोस्ट प्रोबेबल। जगह नहीं है, कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? हम इसको हटा रहे हैं। अच्छा, बात आई मोस्ट प्रोबेबल, ये उसी तरफ लिख रहे हैं, बिल्कुल आपको कंटिन्यू करना है। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास नहीं है, हम लोग बस ये समझेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या। तो लिखेंगे वेलोसिटी possessed by maximum number of molecule, gas molecule। That's it।
देखो बेटा, मोस्ट प्रोबेबल को हिंदी में समझो। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा और प्रोबेबल मतलब संभावना। कौन सी वेलोसिटी होने की संभावना सबसे ज्यादा है? जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल शो करें उसी की संभावना सबसे ज्यादा है, उसी को कह देते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, फिर समझना, हिंदी में समझना। जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल शो करते हैं उस वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। आइए जब समझेंगे इसको एग्जांपल से, लिखना मत। मैंने कहा एक बर्तन में 100 मॉलिक्यूल है, प्लीज समझना। इसमें से 10 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है x, 20 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है y और 70 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है z। बताइए इसमें से मोस्ट प्रोबेबल कौन सी है? उम्मीद करते हैं इसका मतलब समझ में आ गया। वो वेलोसिटी जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल शो करते हैं उसी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्लियर हो गया पॉइंट? पक्का? चलिए आइए। अच्छा, आज आप लोग सवाल लगा लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फ्रॉम 97 टू लास्ट 142। ओके, सुनो भाई, आज का SW आपका हो गया KTG के क्वेश्चन 97 टू 142। लगभग कितने सवाल हो गए? 45 सवाल हो गए बेटा। 45 सवाल एक दिन के लिए बहुत है, बहुत नहीं, ज्यादा ही है। तो KTG के क्वेश्चंस हैं और अच्छे सवाल होंगे, अच्छे से लगाइएगा। हमने सीट को लास्ट ईयर तो बहुत बड़ी सीट होती थी मेरी, एक्सरसाइज 1 2 3 4 सबको अच्छे अच्छे सवाल निकालकर एक एक्सरसाइज बनाई है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है? चलिए, यहां पर हमने सब याद करवा दिया। चलिए 10 मिनट तुमने रिवाइज किया, 2 मिनट हम करवा देते हैं। बताइए बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस मॉलिक्यूल, इसीलिए घूमने के लिए पूरा वॉल्यूम, इसीलिए हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइडियल गैस को लिक्विफाई, कॉलिजन इलास्टिक नॉन इलास्टिक, बिकॉज साइज इज वेरी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन है सर्कुलर, ईच मॉलिक्यूल मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी, हेंस विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन। और अगर टेम्परेचर करने सेम तो डिफरेंट गैसों की भी क्या हो जाएगी बेटा? काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलो, PV इक्वल टू 1/3 mVRMS²। m का मतलब बोलो मास ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। अगर 1 मोल की बात करें तो यही क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 nRT। 1 मोल कर दो 3/2 RT। रट गया सबको? कितने प्रकार की वेलोसिटी? राम, RMS, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल। सबसे बड़ी, उससे छोटी, सबसे छोटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसे कहते हैं? विच इज सोन बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंडेंसी बोलो, √3 RT/m, √2.5 RT/m, √2/m। 2.5 को किताबों में क्या लिखा होता है? 8/π। बोलो हाँ या ना? अगर मैं इन तीनों का रेशियो पूछ लूं, √2 S2, √8/π S2, √3, अगर इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 S2, 1.12 S2, 1.24। बोलो हाँ या ना? क्या टॉम रूल मालूम है? V1/V2 बराबर √टॉम 12/21। एक बात बताओ, अगर एक बर्तन है, छोड़ो यार, तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में RMS को एक्सप्रेस करो, समेशन ऑफ NiCi²
अपॉन समेशन ऑफ ni का 1/2, खोल के बोलो, n1 c1 स्क्वायर प्लस n2 c2 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन पावर 1/2। जवानों, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ग्राफ शिफ्टेड राइट साइड, हर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possessing lowest velocity of area of graph remains because it represent number of, भाई इतना ही तो केटीजी पढ़ाया, आत्मा में गया कि नहीं गया? घर पे सवाल लगाओगे तो क्या नोट्स रिवाइज करोगे? यही इस समय क्लास का इंपॉर्टेंस है। मैं बाकी का नहीं मालूम, मैं लास्ट ईयर भी मेरा यही सोच रहा था, इस साल तो कुछ ज्यादा ही है क्योंकि बच्चों के पास समय बहुत कम। अब अगर बच्चे यहां पर सिर्फ लिखने के लिए बैठे हैं तो सब बेकार। चाहे एक पन्ना कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो यहीं पर क्या कर डालो, ये ज्यादा बेनिफिशियल। ओके, आइए अब जरा हम लोग सामने 20 से 25 मिनट इस थर्ड हेडिंग की तरफ जा रहे हैं। रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस भी है। थोड़ा इसको जब पढ़ लेंगे ना तो कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा ये आइडियल क्या है और रियल क्या है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हमारे रामायण में भगवान राम के चरित्र के बारे में सब लिखा हुआ है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके चरित्र में कोई कमी नहीं है। उन्होंने हर काम 100% परफेक्शन के साथ किया। किसी भी मोह माया में वो नहीं पड़े, ना पैसों का मोह था, ना किसी अन्य चीज का, राजपाट का मोह था, कोई मोह नहीं था उनको। ही इज आइडियल फॉर एवरीवन, इसीलिए हम लोग आज उनकी पूजा करते हैं। वो आइडियल है। लेकिन क्या किसी ने भगवान राम को देखा है? नहीं। आइडियल चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो हाइपोथेटिकल होती है। एग्जिस्ट कौन करता है? हम और आप। हम और आप आइडियल नहीं है, रियल है। क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं। हम लोग मोह माया में पड़े हुए हैं, पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग किसी न किसी मोह माया में पड़े हुए हैं। पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, मकान बनवाना है, घूमने जाना है, फलाने से शादी 2 बार करनी है। ये सब क्या है? ये सब मोह माया है। हम लोग मोह माया में पड़े हुए हैं, हम लोग रियल हैं। तो उसी प्रकार से आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस का मतलब है जो एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल इज नथिंग, वो हाइपोथेटिकल है। जो एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दे ऑल आर रियल गैस, नॉट आइडियल गैस, बिकॉज आइडियल इज ऑलवेज हाइपोथेटिकल। ओके, अब सुनते रहना। क्या हम लोग राम के जैसे बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोगों के अंदर खामियां हैं। हम लोगों की कमियां कम हैं, तो हम राम को अप्रोच कर रहे हैं, बट हम राम नहीं बन सकते। उसी प्रकार से इस वातावरण में जो गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, SO2, CO2, ये सारी रियल गैसें, ये कभी भी आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर सकती। उसको अप्रोच करने का प्रयास कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनमें मोह माया है। विकास पुरवाल का मोह माया शब्द का तात्पर्य है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लगाओ, पैसों का लगाओ, क्या कहते हैं, बस पैसों लगाओ,
मेरी बात सुना जा सब लोग। तुमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में सेकंड पोस्टुलेट पढ़ी थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज जीरो। पढ़ा था, क्योंकि वो आइडियल था, वहां पर मोह माया नहीं था। अगर मैं इस वातावरण में पाई जाने वाली गैसों की बात करूं, अगर मैं रियल गैसों की बात करूं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं हो सकता। यही तो कारण है कि ये साली रियल है, आइडियल नहीं। क्योंकि आइडियल बनने के लिए, राम बनने के लिए हमें सारे मोह माया को त्यागना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे इस वातावरण में जो गैसें पाई जाती हैं, बोले तो रियल गैसें, ये आइडियल की तरह बिहेव क्यों नहीं करती हैं, तो एक उत्तर दे देना, क्योंकि वो मोह माया में पड़ी हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। आपने इतनी देर से जो भूमिका बना रहे हैं, इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। सुनते रहना। बात नंबर 1, आइडियल चीज इज ए हाइपोथेटिकल चीज, डज नॉट एग्जिस्ट। जो एग्जिस्ट करता एक्चुअली में वो रियल होता। आइडियल गैसों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो मोह माया जीरो, रियल गैसों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोह माया है, तभी तो वो रियल है, आइडियल। सोचो, ये मोह माया, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, हम आइडियल से उतने दूर होते जाएंगे, मतलब हमारा डेविएशन उतना बढ़ता जाएगा। और हमारे अंदर ये मोह माया, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, हम आइडियल के उतना नजदीक जाते जाएंगे, मतलब डेविएशन उतना कम होता जाएगा। अभी हम केमिस्ट्री की भाषा में नहीं सिखा रहे हैं, आपको आम भाषा में सिखा रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हो गया? जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको लिखवा तो देंगे अभी हम, तो पहले तुम्हें आत्मा में हम इसको मिला दें, घोल दें जरा पहले इसको। तुमने सुना होगा, एक ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े थे, विश्वामित्र। सुना कभी? अबे लॉकडाउन में पूरी रामायण दिखा दी गई, अभी देखियो नहीं। एक बहुत महान ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र, बहुत बड़े ऋषि थे, बड़ी बड़ी उन्होंने तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, शंकर जी को प्रसन्न किया, पसंद नहीं प्रसन्न किया। लेकिन विश्वामित्र भी आइडियल नहीं थे, वो भी रियल थे, उनमें भी थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। एक बार तपस्या कर रहे थे, स्वर्ग लोक से अप्सरा थी जिसका नाम था मेनका। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे सामने की बात। मेनका गई, उन्होंने विश्वामित्र के चारों तरफ नृत्य किया, डांस। 1-2 दिन नहीं किया, 1-2 महीने किया, 3-4 महीने किया, मतलब बढ़िया बढ़िया वाला। विश्वामित्र थोड़ा थोड़ा हिलने लगे। अब कुछ टाइम बाद उनकी आंखें खुल गई। अब कहा है डांस करी, चलो भाई क्या, मतलब विश्वामित्र भी पिघल गए, उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मतलब वो भी राम है, वो भी आइडियल है, वो भी रियल थे, उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। हाँ, बहुत कम था, तो आइडियल के काफी क्लोज थे, डेविएशन बहुत कम था, लेकिन डेविएशन था, वो आइडियल नहीं थे। ये विश्वामित्र की बात है। हम आप लोगों की बात करें, साला कोई बगल जो गुजर जाए वो पिघले पड़े। काहे? मोह माया बहुत ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, डेविएशन, आइडियल से दूरी। अरे आइडियल से कोई लेना देना ही नहीं है। आई एम वेरी क्लोज टू आइडियल। नहीं विश्वास है, चक्कर काट के देख लो, चक्कर काट के तुम देख लो यार, जाओ, बाकी जो बाद में होगा वो देखा जाएगा, आइडियल है कि नहीं है।
जिसको चेक करना हो चक्कर काट के देख ले। चल सुना सर, तो ये बताओ तुम्हें ये डेविएशन की भाषा समझ में आ गई? आइडियल, रियल, डेविएशन, मोह माया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब क्लियर है? किसी को चेक करना हो चक्कर काट के देखो, ठीक है? फिर जो बाद में होगा वो अलग की बात है। बेटा अमेरिकन शौक नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे हैं अमेरिकन शौक कौन सा है। थोड़ा हमसे पढ़ते रहो 1-2 महीने, सारे शौकों की जानकारी हो जाएगी। केमिस्ट्री के अलावा बहुत कुछ सिखाना होता है। आप जब मेडिकल कॉलेज जाएंगे आप हमको बहुत मिस करेंगे कि अगर हमारे पोरवाल सर ना होते तो हम कुछ समझ ही ना पाते यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारे ऊपर कोई कमेंट पास करेगा तुरंत समझ जाओगे, अच्छा ये बदतमीजी वाला कमेंट है, क्योंकि ऐसे कमेंट पोरवाल सर करते थे। ठीक है, चलो उसे देखते हैं। अब हम लोग इस पर आते, साले पूरा टाइम पास करा दे तुम लोगों ने, हेडिंग बनी रहेगी बस। अब सुनना, एक बात और बताना चाहेंगे। केटी जी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ये भी था। ये पॉइंट भी रियल गैस फॉलो नहीं करती। रियल गैस के द्वारा जो वॉल्यूम घेरा जाता है हम उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। अगर हम उनके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, मतलब उनके रैंडम मोशन करने के लिए जो जगह मिलेगी वो कंटेनर के वॉल्यूम से कुछ तो थोड़ा सा वॉल्यूम उन्होंने क्या कर लिया, ऑक्यूपाइड। एग्जांपल के तौर पर मैं रियल हूं ना, मैं कहीं पर भी खड़ा हो जाऊं अपने 2 सूच के बराबर जगह घेरूंगा। अब मैं तुमसे कहूं इस प्लेटफॉर्म पर जितनी जगह है बताओ मुझे घूमने के लिए कितनी जगह मिलेगी? तो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम से मेरे वॉल्यूम को माइनस करोगे उतनी ही जगह तो मुझे मिलेगी घूमने के लिए। बोलो हाँ या ना? जबकि आइडियल गैस के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम, तो उसको घूमने के लिए पूरी जगह मिली, लेकिन मुझको घूमने की थोड़ी सी, कितनी कम, जितनी जगह मैंने ऑक्यूपाई। तो अब मैं पेन उठाकर कुछ लिखवा सकता हूं इतनी मस्ती करने के बाद। आपको भूमिका बिल्कुल क्लियर हो गई है कि सर आखिरकार पढ़ाने क्या जा रहे हैं। पढ़ने से पहले फीलिंग तो डेवलप होनी चाहिए कि पढ़ने क्या जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए। तो आइए हम सबसे पहले अपने बच्चों को बताएं कि रियल गैस डेविएशन शो क्यों करती हैं। उसके 2 मेन रीजन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला रीजन, इनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। दूसरा रीजन लेस पॉपुलर है कि उनके द्वारा घेरा गया वॉल्यूम 0 नहीं होता है। ओके, तो आइए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेडिंग डाल के छोड़ देंगे तो बुरा मान जाएगा। 2 रीजन। डेविएशन के 2 रीजन है। पहला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स। बेटा तुम्हें देखना, 2 पन्ने पढ़ा डालेंगे, देखना बेटा इस हेडिंग में, और तुम्हें कुछ भी याद करना नहीं, सब विश्वामित्र और राम और श्याम से खत्म हो गया, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल, और जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स को बढ़ाया भी, और अगर बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि लिक्विड स्टेट के बराबर हो गया तो रियल गैसें गोज लिक्विफिकेशन, मतलब रियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल इंप्लाइज रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है बेटा। और दूसरा रीजन क्या था? वॉल्यूम occupied by real gas molecules
कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। अगर इनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन ऑफ रियल गैस इज, बोलो बोलो, लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बोलो हाँ या ना? क्लियर बेटा? ये दो रीजन, जिसमें मेन रीजन कौन सा है? फर्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखिए लिख लिया। ले सब लोगों ने तो शुरू किया बेटा। इसके आगे बढ़ते हैं कि स्टेप हटा दो। बड़ा क्लियर हो गया सबको? ये डेविएशन का क्या मतलब है समझ में आया? आइडियल का क्या मतलब है, रियल का क्या मतलब है, सब क्लियर हो गया? जो चीज एग्जिस्ट करती है वो, और जो एग्जिस्ट नहीं करती है वो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, CO2, सब रियल चीजें। क्या इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? क्या इनको लिक्विफाई कर सकते हैं? क्या इनके वॉल्यूम को जीरो मान सकते हैं? ओके, हटाए इसको बेटा। देख रहे बेटा, आप लोग जानते हैं PV = nRT। ये कौन सी इक्वेशन? आइडियल गैस फॉलोड बाय राम या विश्वामित्र? राम। आइडियल गैस फॉलो करें जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। तो आइडियल गैस इक्वेशन नॉट फॉलो बाय रियल गैस। सहमत हो कि नहीं? इतना बताओ, सहमत हो? अब सुनना, ये साले रियल गैस इसको फॉलो जानते हो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रियल गैसों में है मोह माया, फोर्स ऑफ। तो सुनना, अगर इस आइडियल गैस में मैं उस मोह माया वाले फैक्टर को घुसेड़ दूं तो वो इक्वेशन बन जाएगी जो रियल गैस फॉलो करेगी। बोलो हाँ या ना? अच्छा बेटा एक बात बता दें, 1 मोल के लिए लिखोगे तो PV = RT, N मोल के लिखोगे PV =, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनना, अब मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैस में बदलने जा रहा हूं। कैसे बदले? मोह माया को लगा दें। तो मैंने क्या किया, इस PV = nRT में लगा दिया मोह माया वाला फैक्टर। बोले तो अब इसे आप कहोगे रियल गैस इक्वेशन। अब ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसे सारी रियल गैसें फॉलो करेंगी, क्योंकि यहां पर Z होता है मोह माया। बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आप जानती हो ये तो देहाती भाषा में, विकास पोरवाल की भाषा में Z को आपने बोला मोह माया या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिस्ट्री की भाषा में इसे बोलते हैं डेविएशन फैक्टर, या केमिस्ट्री की भाषा में इसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, Z बोले तो मोह माया, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिस्ट्री की भाषा में इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या डेविएशन फैक्टर बोल सकते हैं। क्लियर? सुनना बेटा, यहां से मेरे छात्रों को यह भी समझ में आना चाहिए, सोच के बताओ ना, अगर कोई रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करना चाहती है तो मैं जड़ की जगह क्या रख दूं? बोला मैं
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस इज 1। अगर जेड की जगह में 1 रख दूं तो रियल गैस वर्क लाइक आइडियल गैस। यस, नीचे लिखेंगे जेड इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस, बट जेड इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर, बोलो भाई, रियल गैस के लिए 1 नहीं हो सकता, आइडियल गैस के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो रियल गैस के लिए क्या पॉसिबल है? रियल गैस के लिए 2 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, या तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो या जेड की वैल्यू 1 से कम। अगर जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो रियल गैस पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। बोलो ना, कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर जेड की वैल्यू 1 से कम है तो हम कहेंगे कि वो गैस नेगेटिव डेविएशन शो करती है। बहुत प्यारे प्यारे ग्राफ है इसके ऊपर, आज नहीं कल आएंगे, ठीक है। तो अगर जेड की वैल्यू 1 है तो आइडियल गैस बन जाएगा, और 1 नहीं है तो रियल गैस होगा। मोर देन 1 पॉजिटिव, लेस देन 1 नेगेटिव। ओके, तो जल्दी से एक बात बताओ बे, तो यहां से ये निष्कर्ष नहीं निकला क्या कि जेड की वैल्यू 1 के जितना क्लोज होगा रियल गैस का बिहेवियर आइडियल के उतना क्लोज होगा, मतलब डेविएशन उतना, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती हूं इसके नीचे कि एज जेड अप्रोचेस 1 रियल गैस अप्रोचेस आइडियल गैस? क्या नहीं लिख सकती? बताओ। अच्छा, तो इसके नीचे जगह नहीं है मेरे पास, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से क्लियर हुआ 10 as Z approaches 1 real gas approaches, बोलो, आइडियल गैस बिहेवियर, और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन, क्लियर हुआ? देखो ये सब पढ़ाने में कितना कम समय लगा, लेकिन भूमिका बनाने में हमने काफी समय लिया। कैसे राम और विश्वामित्र की कहानी सुनाकर डेविएशन को समझाया, आइडियल गैस को समझाया, रियल गैस को समझाया। क्लियर? इसमें कोई दम नहीं बची। सवाल लिखना। लीस्ट डेविएशन इज शोन बाय, इनमें से कौन सबसे कम डेविएशन शो करेगा? सबसे कम डेविएशन का मतलब जेड 1 के क्लोज हो या 1 से दूर हो? 1 के क्लोज हो। आओ तो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। बी सी जगह कम पड़ेगी, कोई बात नहीं। जेड की वैल्यू 1.346, जेड की वैल्यू 1.024, जेड की वैल्यू 1.005 और जेड की वैल्यू 1.012। बोलो, सबसे ज्यादा आइडियल गैस बिहेवियर किसमें होगा? जिसमें जेड की वैल्यू 1 के सबसे क्लोज 1 के किसमें आ रही है? सी। आंसर बोलो, बोलो हाँ या ना। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ।
Z इज 1 फॉर आइडियल, नॉट 1 रियल। और यहां से आपने पॉइंट निकाला ये वाला। क्लियर? चलिए टाइम हो गया है, वरना हम इसके आगे बढ़ाते, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तुमने एक बात नोटिस करी, हम लोग गैसेज स्टेट में 2 दिन पीछे हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं आ नहीं पाया था, और एक क्लास ऑलरेडी लेट हो गई है। मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, ठीक है, सेम टाइम 8:30 से 11 की बजाय 11:30। टेस्ट 2 से 5 होता है। टेस्ट क्या होगा? 2 से 5। तैयारी करते रहिए। आज क्या डब्ल्यू बोलो मैं केटीजी के क्वेश्चंस लगा लेंगे, और डाउट मुझको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम बना देंगे।